नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि में आपके साथ शोभना यादव। बड़ी खबर इस समय की आपको बता दें, थोड़ी ही देर में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की एक बड़ी बैठक होनी है, जिसके लिए विधायक और पर्यवेक्षक राजधानी शिमला पहुंच चुके हैं। लेकिन इससे पहले हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी भी खूब तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह के समर्थकों ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और पर्यवेक्षक भूपेश बघेल की कार रोककर नारेबाजी की। तो हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान, 6 बड़े चेहरे कांग्रेस के रेस में हैं। तो आप नारेबाजी सुन रहे हैं। प्रदेश की मुख्यमंत्री कैसी हो, प्रतिभा सिंह जैसी हो, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी है, सांसद हैं, उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह ने भी कल जब मीडिया से बात की तो कहा कि किस बेटे की इच्छा नहीं होगी कि मां मुख्यमंत्री बने, लेकिन ये पूरा का पूरा फैसला आलाकमान को लेना है। हम आपको बता दें, मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस में इस समय खींचतान तेज है। हिमाचल प्रदेश में प्रतिभा सिंह के समर्थकों ने शिमला में नारेबाजी की जब भूपेश बघेल वहां पर पहुंचे। और प्रतिभा सिंह ने मुख्यमंत्री के पद पर अपना दावा भी ठोक दिया है। प्रतिभा सिंह ने कहा है कि पार्टी वीरभद्र सिंह के परिवार की उपेक्षा नहीं कर सकती है। Personally, I am not saying I am in the race of CMship or anything like that. It is not a question of being in the race, but it is वीरभद्र सिंह family legacy. आप ये जानते कि ये चुनाव हमने वीरभद्र सिंह जी के नाम पे जीता है। उन्हीं का नाम लेकर, उन्हीं की तस्वीर लेकर, उन्हीं के काम को देखते हुए लोगों ने वोट डाला है। तो आप क्या इस मकाम पर वीरभद्र सिंह की फैमिली को नजरअंदाज कर सकते हैं? दैट इज वन प्राइम क्वेश्चन। तो व्हेन यू कैन नॉट निग्लेक्ट हिम, यू हैव टू ऑलवेज कंसिडर कि दिस इज द फैमिली जिन्होंने 60 साल तक प्रदेश की सेवा की। तो इस बयान के साथ ही प्रतिभा सिंह ने कहीं ना कहीं अपनी इच्छा जाहिर कर दी है मुख्यमंत्री बनने की, और प्रतिभा सिंह के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं उनके समर्थक। प्रदेश अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह भी अपना दावा ठोक रही हैं, लेकिन विधायक दल की बैठक से पहले सभी दावेदार किसी भी गुटबाजी से साफ साफ इनकार कर रहे हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। बात नहीं है, मैंने ऐसा बोला। कोई ग्रुपिज्म है यहाँ पर कि इतने या मेरे साथ इतना, नथिंग। एवरीबडी इज विद अस एंड एवरीबडी इज फॉर द पार्टी। अभी आप 4 बजे बैठक होगी, उसके बाद उसमें तय होगा सीएम का नाम। बिल्कुल। कोई संख्या बल की बात तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई डिवीजन विधायक दल में है नहीं। आपने देखा, मैं 5 साल जब विधायक दल का नेता रहा, पूरे एमएलए इंटैक्ट रहे। जब हम विधानसभा के अंदर बात करते थे, बाहर आते थे, जो भी बात करनी थी सब इकट्ठे रहे। कांग्रेस में डिवीजन नाम की कोई चीज़ नहीं है, रत्ती भर भी नहीं है। सारे एमएलए एक स्वर में बोलेंगे। एक स्वर है हमारा कि हम अपनी हाईकमांड में विश्वास करते हैं, जो हाईकमांड कहेगा उसके मुताबिक काम करेंगे। तो मुकेश अग्निहोत्री कांग्रेस के विधायक, ये भी एक उम्मीदवार हैं, ये भी उसी पद के लिए दावा ठोक रहे हैं और रेस में शामिल हैं। कौन बनेगा हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री, इस पर मंथन के लिए कांग्रेस पर्यवेक्षक शिमला पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही देर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू होनी है। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको बता देते हैं। एबीपी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए सबसे आगे चल रहा है। दूसरे दावेदार मुकेश अग्निहोत्री भी सुक्खू को समर्थन दे सकते हैं। यानी वीरभद्र परिवार के लिए ये एक, जिसे कहा जाए कि जैसा कि लगातार प्रतिभा सिंह कह रहे हैं कि इस परिवार को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, एक बड़ा झटका हो सकता है। आशीष कुमार सिंह और जैनेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हुए। आशीष, आपसे पहले समझना चाहूंगी कि शिमला में पर्यवेक्षक दल पहुंच चुका है, लेकिन ये जो खींचतान है कांग्रेस की, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देके याद भी दिला लूं। आपको आंध्र प्रदेश में याद होगा, वाईएसआर रेड्डी के बाद जगन रेड्डी का दावा, और वो बड़ा गलत फैसला साबित हुआ कांग्रेस के लिए। तो इस बार कांग्रेस को फूक फूक के कदम रखना होगा, क्या कहेंगे आप? देखिए, हाल में और रीसेंट आपको याद दिला देता हूँ पंजाब में क्या हुआ। आखिरकार लीडरशिप ने एक फैसला किया जो कि बहुत ज़्यादा सकारात्मक साबित नहीं हुआ। देखिए, ये बात बिल्कुल अब खुल करके सामने आ गई है कि डेस्परेशन का लेवल ये है, जो हम पहले देखा करते थे कुछ राज्यों में कि कम से कम सीएलपी की बैठक हो जाए और उसमें जो स्पिरिट निकल के आए उसके बाद गुटबाजी शुरू होती थी। यहाँ उससे पहले शुरू हो गई है। भूपेश बघेल की गाड़ी को रोक करके ये संदेश देने की कोशिश की गई कि समर्थक प्रतिभा सिंह के साथ हैं, लेकिन मेरे जो सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं, जिसको आप अभी दर्शकों को बता रही थी,
सुखविंदर सिंह सुक्खू फ्रंट रनर हैं। जहां तक मेरी जानकारी है, जो पर्यवेक्षक आए हैं उनका भी उद्देश्य यही था कि ये भापना ज्यादा से ज्यादा विधायक किनके साथ आखिर हैं, ताकि वो विधायकों को और सरकार को इंटैक्ट रख सके। जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक तकरीबन 20 से 22 विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ हैं। ठाकुर समुदाय से हैं, इसलिए एक और एडवांटेज होगा कि आपको ठाकुर को रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा अगर सुखविंदर सिंह सुक्खू के आसपास सहमति बन जाती है। ऐसा सोर्सेज बताते हैं कि मुकेश अग्निहोत्री भी अगर उनके पक्ष में फैसला होता है सुखविंदर सिंह सुक्खू के, तो वो उनका समर्थन कर सकते हैं, वो उनके खिलाफ बगावत नहीं करेंगे। प्रतिभा सिंह के साथ दिक्कत ये है कि उनके साथ लेगेसी जरूर है वीरभद्र सिंह की, लेकिन ये एक सच्चाई है कि वीरभद्र सिंह अब जिंदा नहीं है और उनके समर्थक में बहुत ज्यादा 4 से 5 से ज्यादा विधायक नहीं है। इसलिए हमारी जानकारी के मुताबिक फ्रंट रनर सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं और आज की बैठक में उनके नाम के इर्द गिर्द सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। मैं जल्दी से एक छोटी सी आपको तस्वीर दिखा देता हूं। ये नीचे शोभना, जहां पर पीसीसी कार्यालय है कांग्रेस का, जहां पर अब से कुछ देर बाद बैठक शुरू होने वाली है। और अभी भी आप देखें जो सामने सबसे बड़ी तस्वीर, जो बड़ा पोस्टर लगा है, उसमें वीरभद्र सिंह की ही पोस्टर को सबसे ऊपर, तस्वीर को सबसे ऊपर लगाया गया है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि उनके चेहरे पे चुनाव जरूर लड़ा गया था, लेकिन अब वीरभद्र सिंह नहीं। और अब ये देखना बड़ा दिलचस्प, देखना बड़ा जरूरी है, माफ कीजिएगा, लीडरशिप के लिए कि आखिर ज्यादा से ज्यादा विधायक किनके साथ हैं। और मेरे सोर्सेज ये कहते हैं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू स्टैंड्स अ गुड चांस और फ्रंट रनर वो हैं फिलहाल। मैंने आपको आंध्र प्रदेश का इसलिए उदाहरण दिया था आशीष, क्योंकि परिवार की बात हो रही थी। जगन मोहन रेड्डी कह रहे थे कि साहब मुझे दीजिए सत्ता, लेकिन सोनिया गांधी तैयार नहीं हुई थी और पूरी पार्टी बिखर गई थी, टूट गई थी। जैनेंद्र, आपका रुख करना चाहूंगी। और पार्टी टूट गई थी। बिल्कुल, इसीलिए मैं कह रही हूं कि अगर यहां पर वीरभद्र परिवार इस बड़ी लेगेसी की उम्मीद कर रहा है कि भाई ये उनको सत्ता दी जाए, तो कहीं ऐसा ना हो कि वही गलती दोबारा कांग्रेस दोहरा दे। क्या कहेंगे जैनेंद्र, आप, क्या जानकारी आपके पास? देखिए शोभना, सबसे पहले तो फैसले का इंतजार किया जा रहा है। लगभग तय है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल के अगले मुख्यमंत्री जो है उसकी वो शपथ लेंगे, ऐसा हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। सूत्र ये भी बता रहे हैं, जैसा आशीष जी ने बताया, कि ज्यादातर विधायकों का समर्थन भी उनके साथ है, लेकिन बनाने के साथ साथ मनाने का काम भी कांग्रेस लीडरशिप को करना है, क्योंकि प्रतिभा सिंह ने खुल करके दावा कर दिया है। तो ऐसे में अगर सुक्खू को बनाया जाएगा तो प्रतिभा सिंह को मनाया कैसे जाएगा? और आशीष जी ने जो तस्वीर दिखाई, ये तस्वीर आज नहीं लगी है, ये तस्वीर बीते कई महीनों से लगी हुई है। पूरा प्रचार अभियान जो है वो इसी वीरभद्र सिंह के चेहरे को सबसे बड़ा करके पोस्टर में कांग्रेस ने चलाया। और ऐसे में अब वीरभद्र सिंह का परिवार दावा ठोक रहा है कि हम प्रदेश अध्यक्ष भी थे, इसी चेहरे पर आपने चुनाव जीता, तो अब उसी विरासत को आगे लीड करने के लिए उसी परिवार के नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। लेकिन जाहिर सी बात है, अब सुक्खू जो है वो रेस में आगे निकलते दिख रहे हैं। मनाया कैसे जाएगा प्रतिभा सिंह को, ये देखना है। क्या प्रतिभा सिंह को इस बात पर मनाया जाएगा कि विक्रमादित्य सिंह, जो उनके बेटे हैं, शिमला ग्रामीण सीट से दूसरी बार विधायक बने, उनका ख्याल रखेगी पार्टी? क्या इस बात को लेकर के प्रतिभा मानेंगी, नहीं मानेंगी? फिलहाल तो प्रतिभा सिंह के कैंप के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि अगर सुक्खू को बनाया गया तो हम तो नहीं मानेंगे, बवाल हो सकता है। देखना होगा कि क्या होता है, लेकिन सबसे पहले फैसले का इंतजार है। फैसले का भविष्य पर क्या असर पड़ेगा, आप और आशीष दोनों ही नजर बना के रखिए। जैसे ही कुछ, मेरे पास वक्त की थोड़ी सी पाबंदी है जैनेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आशीष का। और मातृभूमि में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। गुजरात में बीजेपी की बम्पर जीत को लेकर कांग्रेस में ही एक राय नहीं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि मोदी मैजिक खत्म हो गया है, लेकिन गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हिम्मत सिंह पटेल कह रहे हैं कि ये तो मोदी की आंधी थी। हिम्मत सिंह ने यह भी कहा कि निजी तौर पर मोदी ने चुनाव की कमान संभाल ली थी, हर जिले और ब्लॉक स्तर तक उनकी पहुंच थी। तो गुजरात में मोदी की आंधी, ये एक कांग्रेस का नेता कह रहा है। उधर अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि मोदी का मैजिक खत्म हो गया है। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हिम्मत सिंह पटेल हमारे साथ हैं। हिम्मत भाई, मैं, आप चूंकि कार्यकारी अध्यक्ष हैं गुजरात कांग्रेस के, आपको क्या लगता है ये जो संख्या आई है, मैं पूरे गुजरात की बात कर रहा हूं, क्योंकि आपने पूरे गुजरात में मेहनत की है, आपको लोग जानते हैं, आपकी एक्सेप्टेबिलिटी है, इसकी वजह क्या लगती है? देखिए, ये इलेक्शन पूरा गुजरात का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जी लड़े। आपने देखा होगा, जैसे जिस दिन यूपी के इलेक्शन का रिजल्ट आया, उसी दिन मोदी साहब गुजरात, अहमदाबाद, गुजरात आ चुके थे और एक साल से लगातार उन्होंने पूरी इलेक्शन की कमान संभाली। पूरे हर जिले में दौरे किए, रोड शो किए, बड़े बड़े कार्यक्रम किए। यहाँ हिमाचल के साथ ही इलेक्शन गुजरात का डिक्लेयर होना था, वो भी जो बोलते हैं लाइफ लाइन,
पूरी उन्होंने यूज की और 30 दिन ही रह गए थे। वहां 45 दिन पहले हुआ, यहाँ 30 दिन। तो सरकारी यानी कि उन्होंने कार्यक्रम, सारे सरकारी कार्यक्रमों का और सरकार का पूरी प्रचार प्रसार में पूरा उपयोग हुआ। उनका सीधा मुकाबला नरेंद्र मोदी से था यहाँ पर। नहीं, बिल्कुल। आप देखिए कि पूरे इलेक्शन में कहीं भी मुख्यमंत्री कहीं पर भी कोई नजर आया हो। मेरी विधानसभा में 3 बार प्रधानमंत्री श्री आए, बापूनगर में 3 नगर विधानसभा में जनसभा की, रोड शो किए। तो उन्होंने ये इलेक्शन जो है ये मोदी साहब की, प्रधानमंत्री साहब की प्रतिभा का इलेक्शन बनाया था और वो खुद ही इस इलेक्शन को लड़ रहे थे। उन्हीं का फेस था और उनके फेस को ही देखकर आज जो एक रीजनल फीलिंग्स होती है हर राज्य में कि भी हमारे राज्य का प्रधानमंत्री है, और जब वो कैंपिंग में निकला है स्वाभाविक तरीके से, तो रीजनल फीलिंग का भी वो फायदा राजनीतिक तौर पर मिलता है। और जब एक प्रधानमंत्री फेस आ जाता है सामने, तो एक माहौल जो है वो माहौल का बीजेपी को बहुत बड़ा माहौल खड़ा करने का उनको बहुत बड़ा बेनिफिट मिला। और दूसरी चीज, राजनीतिक में धन बल, बाहुबल, सत्ता बल, सरकारी तंत्र का भरपूर उपयोग हुआ। ये हिम्मत भाई कि आपको क्या लगता है, जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने पूरे कमान संभाल रखी थी, क्या राहुल गांधी को भी संभालनी चाहिए थी इसी तरह से कमान कांग्रेस में? देखिए, कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, आइडियोलॉजी है, वो बहुत स्वतंत्र है। कांग्रेस पार्टी में हर व्यक्ति, जैसे आज मैं इस प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष हूं, तो मुझे पूरा फ्रीडम है काम करने का और अपने संगठन को मजबूत करने का। तो कांग्रेस की आइडियोलॉजी शुरू से कोई लीडरशिप वाली बात पर निर्भर नहीं करती है। और राहुल जी वहां जो पदयात्रा कर रहे थे, उसकी इफेक्ट हमको यहाँ नजर आ रही थी, क्योंकि वो पदयात्रा इतनी सफलतापूर्वक कर रहे थे। और उस इफेक्ट में सीटें इतनी कम हो गई आपकी। इस सीटें यहाँ में जो है वो मोदी जी यहाँ मुख्यमंत्री कहीं नहीं थे, नरेंद्र मोदी का पूरा असर था। हाँ, ये यहाँ पर गुजरात में जो इलेक्शन था, उस इलेक्शन में सरकार कहीं नहीं थी, मंत्रिमंडल कहीं नहीं था, उनका कोई संगठन कहीं नहीं था। नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार, सत्ता, पुलिस डिपार्टमेंट और उनका पैसा, ताकत, शक्ति, सारा उन्होंने झोंक दिया था। यानी कि जहां जिस सीट के ऊपर किस तरह से इसको हराया जाए। क्या उम्मीद थी कि ये इतनी कम सीटें आएंगी? ये आपको था, कभी ऐसा भी अनुमान था? क्योंकि इतिहास में सबसे कम। नहीं, इतनी उम्मीदें नहीं थी। हम लोगों को उम्मीदें तो सरकार बनाने की थी, क्योंकि महंगाई मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा था और महंगाई में वाजपेयी सरकार भी बहुत बड़ा नाम था और आलू प्याज में सरकार गई थी। अब इसके आगे का क्या है आपके कांग्रेस में? मुझे आखिर में ये बताइए, इसके आगे का क्या देखते हैं? आगे देखो, अब ये बड़ा विषय जो है, इस पर चर्चा काफी गंभीरता से होनी चाहिए। और ये इतनी ज्यादा सफलता की भी कमियां थी कि नहीं? कांग्रेस की बात कर रहा हूं मैं, हिम्मत भाई, ऑनेस्टली बताइए कि कांग्रेस की भी कुछ कमियां थी। ठीक है, नरेंद्र मोदी का चुनाव था आपने कहा, लेकिन कुछ कांग्रेस की भी अपनी कमियां थी कि नहीं? देखिए, कमियां अगर हम ढूंढने जाएंगे, देखने जाएंगे, तो वो इस समय एक तरफ आंधी जब चलती है तो तिनके भी ऊपर आ जाते हैं। ये इतिहास गवाह है। हमारा जो गुजरात का जो नेटवर्क था, जो कैंडिडेट थे, जम के लड़े सबने। आपने देखा, कोई कैंडिडेट ने, ये नरेंद्र मोदी वाली आंधी थी, ये मोदी जी साहब की आंधी थी और उस आंधी का व्यक्तिगत रूप से उन्होंने इस इलेक्शन की कमान संभाल ली और 1 साल से इसको गुजरात का इलेक्शन उन्होंने प्रतिष्ठा का इलेक्शन बना रखा था। और मोदी साहब ही पूरे राज्य में हर जिले और हर ब्लॉक तक हो गए और उसके हिसाब से एक ये इतना ज्यादा जो सफलता उनको प्राप्त हुई। बाकी मुद्दा महंगाई का, बेकारी का, सारे भी मुद्दे हैं, आप उठाएंगे इन 5 साल तक? नहीं, बिल्कुल। देखो, सरकार ने कहीं पर भी इन मुद्दों की चर्चा नहीं की। कहीं ना कहीं उन्होंने जो धार्मिक भावनाओं को भी उकसाया है। बीजेपी के प्रचार में जनता के, प्रजा के सुखाकारी के कोई मुद्दे नहीं थे। उन्होंने कहीं पर धार्मिक भावनाओं को भी उकसाने का काम किया है, पोलराइजेशन भी किया है। तो श्याम दाम दंड भेद जो नीतियां थी वो सारी अपनाई है उन्होंने। यहाँ पर एक अपना इलेक्शन, मतलब एक इस तरह से इलेक्शन लड़ाई के मरो या मारो, और वो इस लोकशाही और प्रजातंत्र के लिए मैं मानता हूं कि इतना ज्यादा ये उचित नहीं है। लोकतंत्र, प्रजातंत्र को लोगों पर छोड़ना चाहिए। प्रभाव डालने से सत्ता ले लो, आप सत्ता पर रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मैं समाज की सेवा करता हूं, करता रहूंगा,
मुझे समाज सेवा करने से तो कोई रोक नहीं सकता, लोगों के हक में अधिकार में हमें काम करने से कोई रोक नहीं सकता। पूज्य महात्मा गांधी ने यही कहा था कि आप जनता की सेवा करिए, वो आप लोग आगे हम करते रहेंगे। शुक्रिया। तो हिम्मत सिंह पटेल हैं अपनी बातें बताते हुए, और गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। आगे का जो क्या विजन होगा उस पर भी और मुद्दों पर बात करते हुए। कैमरा वरुण के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज, अहमदाबाद। तो ये गुजरात के स्थानीय नेता हैं हिम्मत सिंह, जो कह रहे हैं कि मोदी मैजिक था, मोदी की आंधी चल रही है, लेकिन अधीर रंजन चौधरी मानने को तैयार नहीं है। अधीर रंजन चौधरी क्या कह रहे हैं मोदी मैजिक को लेकर, वो भी सुनना जरूरी है। सुनिए आप। कि आप गुजरात जरूर जीते हैं, दिल्ली हारे, हिमाचल हारे, मतलब 3 जगह आप लड़े थे, तीनों में 2 आपका हाथ से निकल चुके हैं, 1 आप बचा के रखा। और जो जो उपचुनाव हुए हैं वो उपचुनाव की जो नतीजा निकले वो भी आप गौर करके देख लो, तब आपको पता चलेगा सबक सीखना किसका जरूरत होते हैं। क्योंकि गुजरात में आप घर घर गए, इतने विकास पुरुष होते हुए भी आपको घर घर क्यों जाने पड़ी। मोदी जी, आपका मैजिक हिंदुस्तान में धीरे धीरे भाग रहे हैं, आपसे आपका मैजिक दूर होते जा रहे हैं, आप हारे हैं। और इसी बड़ी खबर पर मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। 1 महीने से ऊपर का वक्त हो चुका है, अभिषेक गुजरात में ही मौजूद हैं। गुजरात आपने अभी कांग्रेस के स्थानीय नेताओं से हमारी बात हम की, उनसे हर वाजिब सवाल आपने पूछा। अधीर रंजन चौधरी को भी हमने सुनवाया, लेकिन उससे पहले सवाल पे मैं आऊं, अभिषेक, मैं आपको बताना चाहूंगी कि कल मैं बीजेपी मुख्यालय पे मौजूद थी, वहां प्रधानमंत्री का भाषण हुआ कम से कम 45-50 मिनट का। उसमें प्रधानमंत्री ने एक बड़ी अहम बात कही, और वो ये कही कि मैं चाहता था कि भूपेंद्र नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़े, और इसीलिए नरेंद्र ने भूपेंद्र के लिए खूब मेहनत की जमीन पर। तो इस मेहनत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अभिषेक, अधीर रंजन चौधरी चाहे माने या ना माने, इसको मोदी मैजिक से वो इनकार कर दे, लेकिन जो हिम्मत सिंह कह रहे हैं बात में वही दमदार लग रही है। अभिषेक। बिल्कुल शोभना, और देखिए हिम्मत सिंह पटेल कौन है ये भी समझना चाहिए। हिम्मत सिंह पटेल गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वर्किंग प्रेसिडेंट है कांग्रेस के, और बतौर वर्किंग प्रेसिडेंट जब वो ये बात कह रहे हैं तो इसका वजन है। अधीर रंजन चौधरी ना वो गुजरात आए, ना ही गुजरात से उनका कोई ताल्लुक है, लेकिन जो गुजरात का जिसे कांग्रेस ने जिम्मेदारी सौंपी है, वर्किंग प्रेसिडेंट, कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है, जो इलेक्शन लड़ा बापू नगर से और हार गया, और पिछली बार वो विधायक थे, इस बार हार गए। वो ये कह रहे हैं कि मेरे विधानसभा से 3 बार मोदी गुजरे और इसी से मुझे अच्छा खासा नुकसान होगा। वो अपना एग्जाम्पल दे रहे हैं, पूरे गुजरात का एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो एलेबोरेट कर रहे हैं शोभना। वो कह रहे हैं कि हर जिले और ब्लॉक तक मोदी पहुंचे हैं, ये मोदी का चुनाव था, मोदी की आंधी चली और उसमें हम हार गए हैं। ये बहुत ही ऑनेस्टली उन्होंने इस बात को कबूल किया है। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। इस समय की बड़ी खबर महाराष्ट्र से हमें मिल रही है, वो आपको बता दें। श्रद्धा वालकर मर्डर केस के बाद महाराष्ट्र सरकार लव जिहाद कानून लाने की तैयारी में है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान सामने आया है कि हम अध्ययन कर रहे हैं कि अलग अलग राज्यों में क्या कानून है और इसी के आधार पर आगे का फैसला लिया जाएगा। श्रद्धा वालकर के पिता आज उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलने पहुंचे थे, उसके बाद ये बड़ा बयान सामने आया है। श्रद्धा मर्डर के बाद सरकार की तैयारी है, लव जिहाद पर कानून बनाने की तैयारी में महाराष्ट्र सरकार, और अलग अलग राज्यों में क्या कानून है इसी का पहले अध्ययन किया जाएगा और उसके बाद इसी आधार पर आगे का फैसला लिया जाएगा, ये देवेंद्र फडणवीस ने कहा है। गुजरात के नतीजे आ गए हैं और बीजेपी ने इस बार गुजरात में सबसे बड़ी जीत दर्ज की है, इतिहास रचा है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कई रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। लगातार 7 बार विधानसभा चुनाव जीतने से लेकर वोट शेयर तक कई कीर्तिमान इस चुनाव से जुड़े हुए हैं, लेकिन इन सारी उपलब्धियों का क्रेडिट सिर्फ एक नाम को दिया जा रहा है और वो नाम है नरेंद्र मोदी का, जिन्होंने अभूतपूर्व विजय दिलाकर गुजरात को मोदीमय कर दिया है। ગુજરાત અને ભાજપ આ બંનેનો અતૂટ નાતો છે, અતૂટ નાતો। ये देखिए भूपेश भाई पटेल प्रदेश के मुख्यमंत्री।
गुजरात की जमीन से लेकर आसमान तक मोदी मोदी की ये गूंज इसलिए सुनाई दे रही है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्ट्राइक रेट ही 88% है। मतलब ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार गुजरात चुनाव में जहां भी रैली या रोड शो करने गए वहां बीजेपी ने 88% सीटों पर जीत दर्ज की है। यानी प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के लिए जीत की वो गारंटी है जो कभी फेल नहीं होती। और कोई सरकार चाहिए नहीं, ओनली फॉर बीजेपी बस, क्योंकि बीजेपी ने इतने सारे काम किए। बहुत आनंद है, बहुत आनंद है, बहुत खुश है, दिवाली जैसा माहौल है। खुशी का शोर ऐसा है कि प्रतिक्रिया लेने के लिए अहमदाबाद के बीजेपी दफ्तर में मौजूद संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल को दो बार अपना सवाल दोहराना पड़ रहा था। 8 दिसंबर की सुबह जैसे ही रुझान आने शुरू हुए और टैली में बीजेपी के नंबर बढ़ने शुरू हुए, बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं ने जश्न की तैयारियां शुरू कर दी और सुबह 9:30 बजते बजते तो ढोल नगाड़ों से लेकर गरबा तक का कॉम्बो दिखाई देने लगा था। माहौल ऐसा था कि होली दिवाली दोनों की खुशी एक साथ हिलोरे मार रही हो। यह हार्दिक पटेल की जीत की होली है। कंधों पर बिठाकर और गुलाल उड़ाकर कार्यकर्ता जीत का जश्न मना रहे थे। ये जीत हार्दिक की नहीं है, ये जीत मेरी असेंबली की 3 लाख मतदाताओं की है। ये जीत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कामों की है। ये जीत धारा 370 हटाकर कश्मीर को सुरक्षित करने वाले अमित भाई शाह की है। हार्दिक पटेल से लेकर अल्पेश ठाकुर तक के चेहरे पर जीत का गुलाल मौजूद था और इस जीत का क्रेडिट मोदी के सिर था। हम तो बोलते थे कि 150 से ज्यादा सीटें आएगी, तो हम तो उस बात को कांग्रेस वाले हंसते थे, पर हमें पता था कि वो 2 डिजिट में 20 से कम रहेगी और ऐसा ही हो रहा है। मोदी साहब का करिश्मा जो है, उस करिश्मे के आगे कोई नहीं टिक पा रहा है। मोदी है तो मुमकिन है, ये गुजरात ने साबित कर दी। बीजेपी दफ्तर से लेकर गांधीनगर और अहमदाबाद की सड़क पर दोपहर होते होते विजय जुलूस निकलने लगे। गले लगकर एक दूसरे को बधाई दी जा रही थी और चेहरे पर जीत की चमक बता रही थी कि गुजरात में बीजेपी ने कमाल कर दिया है। कमाल इसलिए कि ये कोई साधारण जीत नहीं है, ये वो जीत है जिसकी चर्चा भविष्य के तमाम चुनावी समीकरणों को बनाने के दौरान भी होती रहेगी। असाधारण इसलिए क्योंकि साल 1995 से लगातार बीजेपी गुजरात में जीत रही है, यानी करीब 2.5 दशक से गुजरात की सत्ता पर काबिज है। चर्चा हो रही थी कि गुजरात में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम कर रहा है, यानी मौजूदा सत्ता के खिलाफ जनता की नाराजगी है। लेकिन देखिए, 2.5 दशक के एंटी इनकम्बेंसी जैसे फैक्टर की भी धज्जियां उड़ गईं। और बीजेपी ने गुजरात में सबसे बड़ी जीत दर्ज की और सबसे बड़ी जीत के सबसे बड़े नायक बनकर उभरे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। गुजरात की इस जीत से विरोधी भी हैरान है, जो समझ नहीं पा रहे कि आखिर हुआ क्या। चौंकाने वाले रिजल्ट तो आए हैं, लेकिन हम लोग जब गए थे तो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था जो रिजल्ट आया। लेकिन जो मतदाताओं का जो जनादेश है
उसको तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। लेकिन अभूतपूर्व जीत, मतलब जो पहली बार मुख्यमंत्री बने, 1 साल के लिए बने और 150 से ऊपर, इतना तो मोदी जी भी को नहीं मिला था जितना अभी इनको मिला है। एक अविश्वसनीय जीत, मतलब आश्चर्यजनक जीत है। जीत आश्चर्यजनक क्यों है, समझिए। इस बार गुजरात में किसी भी पार्टी के सबसे ज्यादा सीटें जीतने का रिकॉर्ड बना है। बीजेपी 150 सीटों का आंकड़ा पार कर गई है और इससे पहले 1995 में कांग्रेस ने 149 रिकॉर्ड सीटें जीती थी। लेकिन अब सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड बीजेपी के नाम हो चुका है। और सिर्फ सीट का ही फासला नहीं है, इस बार बीजेपी ने कांग्रेस को सबसे बड़े वोट शेयर के अंतर से हराया है। इस बार गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस के बीच वोट शेयर का अंतर करीब 25% रहा। बीजेपी को 52% से ज्यादा वोट मिले, जबकि कांग्रेस को करीब 27%। जबकि साल 2007 में बीजेपी और कांग्रेस के बीच वोट शेयर का फासला सिर्फ 11% था। और वोट शेयर में कांग्रेस को इतना पीछे छोड़ने के साथ बीजेपी ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। गुजरात में बीजेपी ने पहली बार विधानसभा चुनाव में 50% से ज्यादा वोट हासिल किया है। नया रिकॉर्ड बन रहा है और इसके प्रति हम लोग पहले से ही आश्वस्त थे। ये कोई हम लोग इससे चमत्कृत नहीं है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति गुजरात की जनता का एक बहुत ही बेहद विश्वास है। अब सवाल है कि ये कमाल हुआ कैसे। दरअसल गुजरात में सिर्फ कमल खिला नहीं है, बल्कि उसके निखरे हुए रंग को लेकर विरोधियों की आंखें चौंधिया गई हैं। 6 नवंबर को मोदी ने प्रचार की शुरुआत की थी। 2 दिसंबर तक मोदी ने गुजरात में प्रचार किया। गुजरात के 33 जिलों में से 25 जिलों में मोदी प्रचार करने पहुंचे और कुल 10 दिनों के प्रचार में मोदी ने 32 रैलियां की और 4 रोड शो किए। जिन 52 विधानसभा सीटों पर प्रधानमंत्री मोदी ने प्रचार किया, उनमें से 88% सीटों पर यानी 46 सीटों पर बीजेपी ने गुजरात चुनाव में जीत दर्ज की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भले ही गुजरात के चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत औपचारिक तौर पर नवंबर महीने में की थी, लेकिन दरअसल यूपी चुनाव नतीजे के अगले दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात पहुंच गए थे। 11 मार्च को उन्होंने पहली बार इसी साल गुजरात का दौरा किया था और 10 महीने के भीतर ही उन्होंने जीत की वो इबारत लिख दी जिसकी मिसाल सालों तक दी जाएगी। गुजरात चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से अपील की थी कि नरेंद्र से ज्यादा बड़ी जीत भूपेंद्र को दिलाना, यानी जितनी सीटें मुझे दी थी उससे ज्यादा सीटें भूपेंद्र पटेल के शासन में आए। मैंने गुजरात के भाई बहनों और युवाओं से कहा था कि इस बार नरेंद्र का रिकॉर्ड टूटना चाहिए और मैंने वादा किया था कि भूपेंद्र नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़े, इसलिए नरेंद्र जी जान से मेहनत करेगा। और गुजरात की जनता ने तो रिकॉर्ड तोड़ने में भी रिकॉर्ड कर दिया। उसने गुजरात की स्थापना से लेकर के अब तक सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। गुजरात के इतिहास का सबसे प्रचंड जनादेश भाजपा को देकर गुजरात के लोगों ने नया इतिहास बना दिया है। 2.5 दशक से निरंतर सरकार में रहने के बावजूद इस प्रकार का प्यार अभूतपूर्व है, अद्भुत है। और गुजरात ने ये करके दिखा दिया। भूपेंद्र पटेल 15 महीने पहले ही मुख्यमंत्री बने थे और 15 महीने के भीतर ही गुजरात की रिकॉर्ड जीत उनके खाते में दर्ज हो गई है। यही तो है मोदी का करिश्मा, वरना कोई सोच सकता था
जबकि भूपेंद्र पटेल के चेहरे पर बीजेपी गुजरात में रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज करेगी। देश की जनता का भरोसा सिर्फ और सिर्फ भाजपा पर है। मैं बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को भी ये याद दिलाना चाहता हूं कि गुजरात के इस चुनाव में भाजपा का आह्वान था विकसित गुजरात से विकसित भारत का निर्माण। अब खबर मध्य प्रदेश के बैतूल से, जहां तन्मय नाम का एक बच्चा बोरवेल में फंस गया है, जिसका रेस्क्यू ऑपरेशन पिछले 62 घंटे से चलाया जा रहा है। 8 फीट सुरंग खोदी भी जा चुकी है और अभी 2 फीट और खुदाई होनी है। बच्चे के माता पिता की तबीयत बिगड़ गई है, मेडिकल टीम उपचार में जुटी हुई है। हम आपको जानकारी दे दें कि तन्मय से रेस्क्यू टीम अभी 3 फीट दूर है। तन्मय से लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश भी चल रही है। बोरवेल में फंसा तन्मय, मध्य प्रदेश की ये पूरी घटना, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लगभग 3 फीट की दूरी अभी बची हुई है तन्मय तक पहुंचने में। ये रेस्क्यू ऑपरेशन पिछले 62 घंटे से लगातार जारी है। ब्रजेश राजपूत ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। ब्रजेश, सबसे पहले तो मैं तन्मय की उम्र जानना चाहूंगी कि ये उम्र कितनी है और क्या कह रही है रेस्क्यू टीम, कितना समय और लगेगा, क्योंकि शाम होती जा रही है और आप देख ही रहे हैं कि 62 घंटे बीत चुके हैं। देखिए, तन्मय दरअसल 6 से 7 साल की उम्र का है और इसी मंगलवार की शाम को 5 बजे वो अपने खुद के उसके पिता का जो खेत है उसी के बोरवेल में दुर्भाग्यवश गिर गया था और उसके बाद से लगातार उसको निकालने की कोशिशें जारी हैं। मगर जैसा कि होता है, बोरवेल से निकालना बहुत मुश्किल टास्क होता है। कहीं चट्टान आ जाती है, कहीं मशीनों से काम ज्यादा होता है तो मिट्टी खिसकने लगती है, बच्चा नीचे आने लगता है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन लगातार आ रहे हैं, मगर प्रशासन वहाँ मौके पर मुस्तैद है, कोशिश कर रहा है कि निकले। तो अभी जो मुश्किल है वो ये कि मशीनों से काम नहीं कर पा रहे हैं खुदाई से, तो बहुत हाथ से या छोटे छोटे औजारों से खोद के उसके पास तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। थोड़ी देर पहले कलेक्टर ने मीडिया को जानकारी दी थी कि 2 से 3 फीट की दूरी पर है और उम्मीद की जानी चाहिए कि देर शाम तक उसको निकाल लिया जाएगा। मगर उसकी हालत, क्योंकि आज चौथा दिन है तो चौथे दिन में हालत निश्चित ही बहुत ही नाजुक बनी हुई है और उसकी तरफ से कोई बहुत रिस्पॉन्स आ नहीं रहा है। मगर फिर भी प्रशासन और घर वालों ने उम्मीद नहीं छोड़ी है कि तन्मय को सकुशल निकाल दिया जाएगा। रेस्क्यू काम बड़े पैमाने पर जारी है और सारे प्रशासन के लोग वहाँ मौजूद है। बस तो दिक्कत इसी बात की कि काफी लंबा वक्त हो गया है, 4 दिन 4 रात हो गई है, उसकी हालत कैसी होगी। पर वो अच्छी बात बस यही कि उस बच्चे की उम्र बड़ी है, इसी को सारी परेशानियां झेलने की ताकत रखता है। मगर उम्मीद की जानी चाहिए कि वो सही सलामत वापस निकलेगा और उसके लिए कोशिशें लगातार जारी हैं। जी ब्रजेश, वैसे तो मैं जानती हूँ किस तरीके के रेस्क्यू ऑपरेशन होते हैं और आप भी जानते होंगे कि कोशिश करती है रेस्क्यू टीम कि उस बच्चे तक किसी भी तरह कोई माइक, कोई कैमरा, कुछ ऐसी चीज पहुंच जाए ताकि ये देखा जा सके कि वो बच्चा कैसा है। लेकिन क्या ये केस इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि इस तरीके का कोई भी इंस्ट्रूमेंट उस तन्मय तक, बच्चे तक नहीं पहुंच पा रहा है? देखिए, पहले दिन तो कैमरा डाला गया था और बच्चे की हरकत भी रिकॉर्ड की जाएगी। बाद जब जेसी से मिट्टी डाली गई आसपास के इलाके, तो उससे क्या हुआ कि मिट्टी बुरी तरह उस गड्ढे में गिर गई और जिसे वो कैमरा उस तक पहुंच नहीं पा रहा है, तो ये उसके वीडियो फुटेज नहीं मिल पा रहे हैं। हालांकि ऑक्सीजन डाली गई है, कुछ खाने का सामान भी डाला गया है, मगर वो उस सब तक पहुंच रहा है ये या नहीं पहुंच रहा है, इस सब के बारे में कोई कुछ पक्की हालत में कहने को तैयार नहीं है। मगर फिलहाल उम्मीद की जानी चाहिए कि वो चूंकि बड़ी उम्र का बच्चा है तो ये सारी विपरीत परिस्थितियों से झेल कर बाहर निकल आएगा। चिंता इसी बात की है कि लंबा वक्त गुजर गया है और आज प्रशासन दावा कर रहा है कि देर शाम तक या रात तक उसको निकाल लिया जाएगा। जेसीबी लगी हुई है और अभी तक जो खुदाई हो रही है तो हाथ से और छोटे छोटे औजारों से हो रही है, जिसके चलते इतनी देर लग गई है। जी, आप नजर बना के रखिए ब्रजेश, और हम भी भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि तन्मय सुरक्षित बाहर निकल सके इस बोरवेल से। तो फिलहाल मातृभूमि में मुझे दीजिए इजाजत। शाम 7 बजे भारत की बात में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।